फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुदित श्रीवास्तव और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने पावर शेयरिंग का पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था किस तरीके से पावर शेयरिंग किसी भी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने 2 केस स्टडीज़ को पढ़ा था, दैट इज़ बेल्जियम एंड श्रीलंका। उन्हीं केस स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम को शुरू करने के लिए सबसे पहले जानते हैं बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है, ऐसी यूरोपियन कंट्री है जो कि अपने रीजनल डिफरेंसेस के लिए और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के लिए जानी जाती है। 1970 से लेकर 1993 तक के बीच में बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया था और इस तरीके का अरेंजमेंट किया था कि वहाँ सभी कम्युनिटीज़ एक साथ उस कंट्री में रह सके। फिर बेल्जियम मॉडल को कुछ समझ लेते हैं। तो बेल्जियम मॉडल का पहला पॉइंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सेकेंड पॉइंट है मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन इन द स्टेट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्रीज। सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया है कंट्री में। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ब्रसेल्स हैज सेपरेटेड गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो जहाँ भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है दोनों ही कम्युनिटीज़ का, उनसे ब्रसेल्स को अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अपार्ट वहाँ पर एक तीसरी गवर्नमेंट है जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन। तो बेल्जियम में वहाँ के लीडर्स ये रियलाइज़ कर चुके थे कि अगर हमें कंट्री को यूनाइट रखना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम दूसरी कम्युनिटीज़ की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें और उनके इंटरेस्ट की केयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। इट शोज अस दैट if a majority community wants to force its dominance over other and refuse to share power, it can undermine the unity of the country. और इसका जस्ट अपोजिट हमको श्रीलंका में देखने को मिलता है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी डोमिनेंस को, अपने पावर को दिखाती है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, तो वहाँ की यूनिटी पर इसका सबसे गलत इफेक्ट पड़ता है और इस तरीके से वहाँ पे कंट्री कभी भी पीस में नहीं रह सकती, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट होती है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास 2 रीजंस हैं जो कि पावर शेयरिंग के फेवर में है। पहला देख लेते हैं, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो किसी भी कंट्री में जो वहाँ के सोशल ग्रुप्स होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ को कम करने के लिए पावर शेयरिंग की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, देयर इज़ अ सेकेंड डीप रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज़ very spirit of democracy. Our democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. तो पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी की आत्मा कहा गया है और ऐसा कहा गया है कि जिन भी कंट्रीज़ में पावर शेयरिंग एक्सरसाइज हो रही है वहाँ पे उसकी लीविंग में इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, let us call the first set of region
prudent, and the second one is moral. तो पहले सेट ऑफ रीजन्स को हम प्रूडेंट मान लेते हैं और दूसरे को हम मॉरल मान लेते हैं. फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, द रीजन स्ट्रेचेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम. तो जो हमारे फेवर में रीजन्स थे उनसे हमको ये देखने को मिल रहा है कि पावर शेयरिंग एक बेहतर आउटकम लेकर आ रही है. और जो मॉरल रीजन्स हैं दैट एम्फेसाइजेस द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल. और जो मॉरल इफेक्ट्स हैं, मॉरल रीजन्स हैं, उनसे हमको ये देखने को मिल रहा है कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल पार्ट शो हो रहा है किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं चैप्टर का, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो इमर्ज हुआ है ऑपोजिशन से. जो पावर में है वो कभी चाहेगा क्या कि हमारी पावर शेयर हो जाए? नहीं, कभी नहीं चाहेगा. पर जो ऑपोजिशन में बैठा हुआ है उसको हमेशा लगेगा कि यार कुछ पावर हमारे पास भी आ जाए, है ना. जैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, भले ही हम ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं पर हम लीडर बन गए, हमें भी पावर मिल गई है, हमारे पास भी सेम लेवल है जो उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का है ना. तो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इट इन विथ वन पर्सन. एक पर्सन के साथ गवर्नमेंट की पावर होना चाहिए, ऐसा बहुत पुराने समय से चला आ रहा था. और अ ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस, या फिर एक ग्रुप में हो पर्सन्स पर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में हो. फिर क्या होता है? वन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. एक बेसिक प्रिंसिपल है पावर शेयरिंग का, वो ये है कि हर पॉलिटिकल पावर का सोर्स होते हैं पीपल. फिर आगे देखते हैं, इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. और एक अच्छी डेमोक्रेसी में उसकी एक निशानी ये है कि वहाँ पे सभी को एक बराबर रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो उस कम्युनिटी के या फिर मेजॉरिटी से बिलोंग करते हो. फिर आगे देख लेते हैं, everyone has a voice in the shaping of public politics. और सभी के पास आवाज़ उठाने का मौका होता है पब्लिक शेपिंग में. मतलब कोई भी डिसीजन का फॉर्मेशन, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भी रूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें सभी की राय ली जाना और सभी की वोटिंग होना, ये एक अच्छी डेमोक्रेसी की निशानी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर इस पॉइंट में आप देख रहे हैं, देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल. तो ऐसा देखने को मिला है कि जो अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पॉलिटिकल पावर्स को शेयर किया जाता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किया जा सकता है. जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया को देख सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ओके, हेलो. यहीं से चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं. जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर के वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. चलिए अब इस चैप्टर के वन लाइनर्स और MCQ लेकर आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा. नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे. अब जो पार्ट होगा वो CBSE के आने वाले एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ होगा. तो आप सब बने रहिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू.